Very good morning to all of you. Now, today's lecture, part 2 on the Wildlife Protection Act 1972, covering entire amendments. Myself, Dr. Prakash Tiwari, Assistant Professor, Coordinator IRS ISRO Outreach, Department of Environmental Sciences. इस एक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं. लास्ट स्लाइड में वी हैव समथिंग फॉर यू. तो चूँकि ये एक्ट इसलिए बड़ा हो रहा है, इसलिए इसके सेशंस ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि PCS J में के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और ला के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सर सारे कंटेंट्स को आप हम लोग को समझाइए. और ये बहुत अच्छी बात है कि जो है आप इस कंटेंट्स को अच्छा लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. तो आगे चलते हैं. द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसका पार्ट 1 इसके आई बटन पर आ जाएगा. आप अगर नहीं पढ़े हैं उसको तो आप उसको चेक कर लेंगे. उसको पढ़ने के बाद ही आप इसको पढ़ेंगे. देखिए, पार्ट 1 को पढ़ने के बाद ही पार्ट 2 पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. अगर आप सीधे पार्ट 2 पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पल्ले पड़ने वाला. तो द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इम्प्लीमेंटेड ऑन 9 सितंबर 1972. 7 चैप्टर्स हैं इसमें, 66 सेक्शंस हैं, 6 शेड्यूल हैं. ये आर्टिकल 252(1) के अंतर्गत आया. आर्टिकल के साथ क्लॉज लगता है, ये क्लॉज 1 है. एक्ट नंबर 53 है ऑफ 1972. इसमें कई बार अमेंडमेंट हुए. 1982, 1983, 1986, 1991, 93, 2002, 2006, 2008, 2010, 13 एंड 17. अब प्रिलिमिनरी हम लोग पढ़ चुके थे. आज हम लोग जो पोर्शन को कवर करेंगे वो अथॉरिटीज़ विच आर अपॉइंटेड फॉर दिस एक्ट, उनके बारे में है. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि कौन अथॉरिटी किस लिए नियुक्त किया जाता है और कौन कौन नियुक्त किया जाता है. और ये नियुक्ति का जो प्रोसीजर है ये कहाँ और किस लेवल तक होता है, और सारे के सारे लेवल्स को मैंने कंसीडर किया है अप टू अमेंडमेंट 17 तक. लास्ट स्लाइड मैं फिर कह रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा. पार्ट 1 में भी लास्ट स्लाइड को ज़रूर देखिएगा. उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कुछ लगता है कि कुछ छूट गया है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे. इसके हर सेशन में लास्ट स्लाइड्स, लास्ट जो आपका है प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको ज़रूर देखिएगा. तो आगे चलते हैं, अथॉरिटीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटीज़ की बात करते हैं तो सेक्शन 3 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. देखिए, है ये बहुत सिंपल मैटर मैंने रखा है पूरा. आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको नोट्स की फ्लेक्सिबिलिटी लगती है उसमें आप बना सकते हैं. तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर क्या है? कुछ नहीं है. डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डायरेक्टर को. किसके लिए करेगी? वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए करेगी. सिंपल है. देखिए, कुछ है इसमें? कुछ नहीं है. सेक्शन 3 आपने हेडिंग डाला अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, आप सीधे लिख दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अपॉइंट डायरेक्टर फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन. ये भी सही आंसर है. सेक्शन 4 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ जो है वाइल्ड लाइफ का वो जो वार्डन होगा, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा, जो वार्डन होगा, उनका नियुक्ति का. अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंट करती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को. वाइल्ड लाइफ वार्डन को एक हॉनरी वाइल्ड लाइफ वार्डन भी नियुक्त होता है ऑन डेपुटेशन, और सभी एम्प्लॉयज़ जो भी उसको नेसेसरी लगते हैं उनकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होती है. अपॉइंटमेंट ऑफ लाइफ वार्डन जो लिखा है, इट इज़ वाइल्ड लाइफ वार्डन. उसमें वाइल्ड जो है, आई थिंक कि मैंने उसको टाइप नहीं किया है, तो आप उसको टाइप कर लेंगे, लिख लेंगे, और मैं इसको उसमें भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी. तो वाइल्ड लाइफ वार्डन की नियुक्ति और ऑफिसर्स की नियुक्ति कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा.
ध्यान रखिएगा, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है कि जैसे पूछता है ना कि डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह वाइल्ड लाइफ में पूछेगा कि वाइल्ड लाइफ का डायरेक्टर को नियुक्ति कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। वाइल्ड लाइफ वार्डन की नियुक्ति कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की नियुक्ति कौन करता है, स्टेट जो गवर्नमेंट है वो करती है। ऑनरी वाइल्ड लाइफ की नियुक्ति कौन करता है वार्डन की, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ऑफिसर्स जो अपॉइंट होते हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स और ये सब, इनकी नियुक्ति कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। सेक्शन 5 है पावर टू डेलीगेट। आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं ज़रूरत है तो आप इसको मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन का है, डेलीगेट्स जो भी होंगे वो अपॉइंट होंगे बाय द गवर्नमेंट, आइदर बाय द सेंटर और द स्टेट ऑन डेपुटेशन। ओके, आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें कि आप ध्यान दीजिए, लिखता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। अब वाइल्ड लाइफ बोर्ड के गठन को लेकर बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो 3 महीने के अंदर कमीशन जो है अपना रिकमेंडेशन दे सकता है, अपना जो है कमिंसमेंट दे सकता है फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 9 जो अमेंडमेंट 2002 में हुआ, उसके अंतर्गत कि बोर्ड का गठन हो। वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन 2002 के संशोधन के अंतर्गत आया। इसमें जो इसका मुख्य होगा, मुखिया, चेयरपर्सन ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड का जो होगा वो होगा प्रधानमंत्री। पहला वाइल्ड लाइफ का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत में आता है, ये इसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। दूसरा, अब इस पर आपको केवल मेंबर्स के नाम, बोर्ड मेंबर्स के नाम लिखने हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने का। आप अपने मेमोरी में रखिए, याद रखिए कि कौन कहाँ पे है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे नियुक्त करेगी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 के अंतर्गत नियुक्त करेगी। ये नियुक्ति का आधार जो होगा वो आधार होगा कि नेशनल बोर्ड बन रहा है। अब इसका जो मुख्य चेयरपर्सन होगा, जो चेयरमैन होगा, वो होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एज एन वाइस चेयरपर्सन। अब कौन है ये, मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एज वाइस चेयरपर्सन, MOEFCC का डायरेक्टर या MOEFCC का मंत्री। मंत्री के एब्सेंस में डायरेक्टर काम करता है, तो मंत्री होंगे। इस समय कौन है, प्रकाश जावड़ेकर हैं, तो वो बन जाएंगे। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, 3 मेंबर पार्लियामेंट के रहेंगे। देखिए, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रहेंगे। 2 शैल बी फ्रॉम हाउस ऑफ द पीपल एंड 1 फ्रॉम द काउंसिल ऑफ स्टेट। स्टेट काउंसिल से 1 रहेगा और 2 हाउस ऑफ द पीपल से रहेगा। फिर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का 1 मेंबर रहेगा। 5 पर्सन अपॉइंट होंगे फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 10 पर्सन नॉमिनेट होंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑलमोस्ट एमिनेंट। 10 लोग अपॉइंट होंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड के लिए नेशनल लेवल पे, वो होंगे इकोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेशनलिस्ट। इसी में से होंगे, ETC एक्सेट्रा नहीं लगा है, तो जान लीजिए कि इसी में से होंगे नियुक्ति। 10% नॉमिनेटेड। अब ये जो नॉमिनेटेड होंगे उनका वर्क इन्हीं फील्ड में होना चाहिए। फिर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंचार्ज होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो डील करेगा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, मतलब कि गवर्नमेंट का सेक्रेटरीट से नियुक्ति होगी, सचिवालय जिसको कहते हैं। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसका होगा मेंबर। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होगा, एक सेक्रेटरी होगा। अब इसमें केवल सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट देख रहे हैं आप। एक सेक्रेटरी होगा जो आपका ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से होगा, सूचना प्रसारण प्रौद्योगिकी से। एक सेक्रेटरी इंचार्ज होगा फाइनेंस से। एक सेक्रेटरी होगा जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर से, क्योंकि फॉरेस्ट ट्रेवलर्स आते हैं इसमें, जंगल में रहने वाले लोग जो कि जंगल में ही अपना पूरा जीवन जीते हैं, वो
इसीलिए ट्राइबल वेलफेयर का जो मिनिस्ट्री से है एक व्यक्ति रहेगा। और ये जो द लिखा है ना वो एक एक है, सिंगल सिंगल। एक जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होगा, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ टूरिज्म से आएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ जो है इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट एंड एजुकेशनल रिसर्च देहरादून, IFRI देहरादून के लोग रहेंगे इसमें, जो वहाँ का डायरेक्टर होगा। फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का इंडिया का डायरेक्टर होगा, ZSI का डायरेक्टर होगा, BSI का डायरेक्टर होगा, फिर डायरेक्टर ऑफ वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर होगा। ये लोग मेंबर होंगे इसके। मेंबर सेक्रेटरीट ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी, जिसका गठन आगे आप पढ़ेंगे, तो उसका एक मेंबर होगा। फिर डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का होगा। फिर वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन रोटेशन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन रोटेशन क्या है, जो एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच 10 स्टेट्स, कोई भी 10 स्टेट के लोग होंगे इंक्लूडिंग 10 यूनियन टेरिटरीज, और ये रोटेट करते रहेंगे। एक 10 इस बार होंगे, अगला 10 उस बार होगा, अगला 10 उस बार होगा। और जो डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन होगा, वो शैल बी द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल बोर्ड। तो चेयरमैन होगा प्राइम मिनिस्टर, और मेंबर सेक्रेटरी MS वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन वो अलग होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, MS पूछ दे तो ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री पे टिक मार दे, ठीक है, प्रधानमंत्री अलग होगा, ओके। और इसमें जो भी आप देख रहे हैं सेक्रेटरी होगा, ये सब ऑलरेडी रहते हैं, नॉमिनेटेड करते हैं। इनके अंडर में जो भी डायरेक्टर्स हैं या सेक्रेटरीज जो दिख रहे हैं इसमें, उनके जुरिडिक्शन में ही वाइल्ड लाइफ भी आता है। ऐसा नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ केवल आर्मी को ही डील करता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए भी काम करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे लोग इसमें मेंबर्स नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में इन्वॉल्व होते हैं। फिर स्टैंडिंग कमेटी बनेगी। स्टैंडिंग कमेटी में जो है वो नेशनल बोर्ड के मेंबर्स रहेंगे स्टैंडिंग कमेटी में। इसके बाद से स्टैंडिंग कमेटी वाइस चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी जो है, और उसमें 10 मेंबर अलग से ऐड किए जाएंगे। ये नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को असिस्ट करने के लिए डिज़ाइन होते हैं। अब फंक्शन क्या है, सेक्शन 5B तो स्टैंडिंग कमेटी की बात कर दिया। सेक्शन 5C, अब ये देख रहे हैं 5A देख रहे हैं, 5B 5C, ये अमेंडमेंट से आया है। सेक्शन 5 सब सेक्शन C, फंक्शन ऑफ द नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। अब इसकी क्या ड्यूटी है? ड्यूटी है कि फार्मिंग पॉलिसीज़ को असिस्ट करे, रिकमेंडेशन रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ एरिया का डोनेशन, डिमार्केशन और रिमार्केशन, ये सारी चीज़ों को करना है उनको। वाइल्ड लाइफ एरिया सेंचुरी, नेशनल पार्क जो बनेगा उसके लिए जितना लैंड एरिया एक्वायर चाहिए उसके बारे में जानकारी, रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन की जानकारी और इंस्ट्रक्शंस ये बोर्ड देती है। फिर ये कैरी करती है सभी तरह के प्रोजेक्ट्स को जो वाइल्ड लाइफ एरिया में और एनिमल हैबिटेट के पास चलने वाले हों या चल सकते हैं। फिर ये रिव्यू करती है पूरे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी और पॉलिसी को टाइम टू टाइम, प्रिपेयर पब्लिश करती है वाइल्ड लाइफ के जो पब्लिश स्टेटस और डेटा और रिकॉर्ड है उनको थ्रू ओवरऑल द कंट्री। अभी आप कभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की साइट पर जाओ तो आप देखोगे कि उसमें वाइल्ड लाइफ का जो कॉलम है उसको क्लिक करोगे तो देखोगे उसमें ढेर सारे रिपोर्ट्स आएंगे, एनुअल रिपोर्ट्स पूरा लगा रहता है। हर साल का एनुअल रिपोर्ट अपडेटेड उसमें लगा रहता है। 19-20 का उसमें पोस्ट होगा, अब 20-21 का पोस्ट हो रहा होगा, नेक्स्ट ईयर पोस्ट होगा 20-21 का, ठीक है। तो इन लोगों का यही फंक्शन है, मेजर फंक्शन इनका है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड आप देख रहे हैं, ये अमेंडमेंट से आया पर ये एग्जिस्ट करता था। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ये एग्जिस्ट करता है। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही कहानी है, 2002 से ये शुरू हुआ। इसमें आपका एक जो है मुख्य चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। फिर इसके बाद से जो मिनिस्ट्री इंचार्ज वाइल्ड लाइफ के होंगे स्टेट के, वो इसके वाइस चेयरपर्सन हो जाएंगे। 3 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव रहेंगे असेंबली के, 1 मेंबर यूनियन टेरिटरी का रहेगा। फिर 3 लोग रहेंगे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के, नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
10 लोग रहेंगे वो कंजर्वेशनिस्ट, इकोलॉजिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट रहेंगे, जो रिप्रेजेंट करेंगे शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब्स जो जंगलों में निवास करते वाले ट्राइबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उनका भी एक मेंबर रहेगा। फिर सेक्रेटरी रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का और यूनियन टेरिटरीज़ का जो इंचार्ज होगा। फिर फॉरेस्ट इंचार्ज होगा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। फिर सेक्रेटरी होगा आपका एक जो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के ट्राइबल वेलफेयर में काम कर रहा हो। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होगा जो टूरिज़्म डेवलपमेंट का काम करता हो। फिर ऑफिसर होगा स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का, इंस्पेक्टर जनरल के रैंक से होना चाहिए, मीन्स आईजी। एक रिप्रेजेंटेटिव आर्म्ड फोर्स का होगा, ब्रिगेडियर से रैंक से नीचे ना हो वो, ठीक है, ब्रिगेडियर रैंक से और ब्रिगेडियर रैंक से अबव होगा। फिर डायरेक्टर होंगे एनिमल हस्बेंड्री के, एक होगा डायरेक्टर फिशरी का, एक होगा वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए ऑफिसर नियुक्त है। फिर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से, यहाँ भी जाएंगे, स्टेट में भी ZSI से BSI से एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रहेंगे। और जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा वही MS का काम करेगा। और इसमें क्या था, इसमें देखिए कंपैरेटिवली आप देखिए डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन जो डायरेक्टर होगा, और डायरेक्टर कौन है इसमें, डायरेक्टर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का, तो वो काम करेगा एज एन MS, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड और जो है आपका सेंट्रल बोर्ड लगभग मेंबर्स की संख्याएं भी वैसी ही हैं, बस इसमें स्टेट्स के मेंबर लगते हैं और सेंट्रल में सेंट्रल के मेंबर रखते हैं। आप इसमें से केवल आप ऐसे लिख सकते हो क्वेश्चन का आंसर कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड। अब आप हेडिंग डाल दिए सेक्शन 6 के अंतर्गत, अब पहला पॉइंट आपने लिखा स्टेट बोर्ड शैल बी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड। अब उसमें आप सीधे मेंबर का नाम ए डालिए, चीफ मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन, फिर मेंबर इंचार्ज ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एज ए वाइस चेयरपर्सन, 3 मेंबर फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव, 3 पर्सन फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं, इस तरह करके भी लिख सकते हैं। देखिए मेजर को मैंने यहाँ पे पिक किया है, जानना आपको सब चाहिए, नोट्स आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि भाई 20 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप इतना बड़ा लिखेंगे तो एक ही नंबर का हो जाएगा ये। हाँ, अगर कहीं पूछता है कि चैप्टर 2 तो यू शुड हैव टू राइट दिस। अगर कहीं पूछता है चैप्टर 2 और क्वेश्चन है 20 नंबर का तो आपको उसको देना पड़ेगा ये सारा डिटेल। इसीलिए मैं इसको चैप्टर वाइज अलग अलग बना रहा हूँ, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग सेशंस ले रहा हूँ मैं, ठीक है। वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं ले रहा हूँ ताकि ये आपको सरल लगे। फिर प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द बोर्ड। क्या प्रोसीजर फॉलो बाय द बोर्ड होगा? बहुत सिंपल है, हर साल 2 बार उनकी बैठक होनी है, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा। बोर्ड की मीटिंग हर साल 2 बार होनी है स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन में, और स्टेट गवर्नमेंट फ्री है टू रेगुलेट ओन प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग कोरम। कोरम क्या है? जैसे 5 मेंबर चाहिए, इसमें भी 5 चाहिए होगा, और 5 से कम हुए तो मीटिंग डिस्पर्स, 5 से ज़्यादा हुए तो कोरम पूरा, तो मीटिंग कंप्लीट। ड्यूटी ऑफ स्टेट ऑफ वाइल्ड लाइफ बोर्ड, क्या ड्यूटी है स्टेट वाइल्ड लाइफ? सेम वैसी, सैंक्शन एंड मैनेज द एरिया टू बी डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड एरिया, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कौन कौन सी नई नई पॉलिसीज़, कौन कौन सी नई नई चीज़ें लगा सकते हैं। फिर इसके बाद से आप देख रहे हैं कि 8 का C कह रहा है, 8 के 3 का C, सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 सबऑर्डिनेट सेक्शन C कहता है कि एनी मैटर रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ एनी शेड्यूल, किसी शेड्यूल में कोई संशोधन करना है, कोई स्पेसीज़ को ऐड करना है, कोई स्पेसीज़ को निकालना है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, स्टेट बोर्ड की ड्यूटी है ये, ठीक है। किसी ट्राइबल के लिए क्या है, ट्राइबल के लिए हार्मोनी कैसे क्रिएट करें, ट्राइबल को अवेयर कैसे करें, तो उसके लिए ये आप देख रहे हैं CC 5CC लिखा है, ये अमेंडमेंट के दौरान 2003 में आया। इसके बाद D है कि जो है मैटर कनेक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एरिया विथ रेफर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया को कैसे वो कवर करे, कैसे वो सेव करे, क्या क्या सेफ गार्ड वो अपनाए। वो टोटल इसके लिए फ्री है, वो कोई भी प्रोसीजर ऑप्ट कर सकता है। उसको लगता है कि हमारा वाइल्ड लाइफ एरिया जो है ह्यूमन थ्रेट में आ रहा है, ह्यूमन के कारण वो उस पर इम्पैक्ट है, वो सीधे उस एरिया को बार कर सकता है। अब
इसमें जो है आपका मज़ेदार फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, देखिए ये छोटा है पर मैंने इसको एक ही सेशन में रखा है। क्यों? क्योंकि हर एक चैप्टर को मैं इलेबोरेट करूँगा, समझाता चलूँगा, तो ये आपको लिखने में सरलता होगी। ठीक है। अब जैसे ये अपॉइंटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट है, एक एग्जांपल देता हूँ, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। अब अपॉइंटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में क्या करेंगे आप कि आपने हेडिंग डाला सेक्शन 4 अपॉइंटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, सीधे आप लिख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू अपॉइंट वाइल्ड लाइफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ऑनरी वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड सच एन ऑफिसर्स एंड एज नेसेसरी, एम्प्लॉइज एज नेसेसरी। सीधे भी लिख सकते हैं आप इसको। अगर आप बीएससी के हैं तो आप सीधे भी इसको लिख सकते हैं। एमएससी में आपको थोड़ा सा सेक्शंस को ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लिखा। चूँकि लॉ के भी बच्चे इसको देख रहे हैं जो बीए एलएलबी के हैं, तो इसीलिए मैं पूरा पॉइंट को इसमें कंसीडर किया हूँ ताकि उनका कुछ छूटे ना। अब आइए हम लोग चलते हैं मज़ेदार फैक्ट पे जो कि नेशनल पार्क को लेकर है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे बायोस्फीयर रिजर्व, अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को एनपी से डिनोट करते हैं। टोटल नेशनल पार्क इन इंडिया 101 है एज पर ईवीएस डेटाबेस, ENVIS डेटाबेस 2019 का। कहीं पर जो है मैंने देखा है कि कुछ लोग 104 भी कहीं लिखा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। अगर उसमें ENVIS डेटाबेस मांग रहा है, माने इन्वायरमेंटल डेटाबेस, एनिविस्टा एक सैटेलाइट है। एनिविस्टा एक इंडियन सैटेलाइट है जो इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करती है और इसी मॉनिटरिंग के अंतर्गत में ये आता है, तो डेटा फीड होता है सारा। तो ये 101 2019 तक का है, 104 गूगल भी दिखा रहा है रिपोर्टेड। टोटल नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड, पूरे दुनिया में 4000 नेशनल पार्क हैं। कितना परसेंट ऑफ नेशनल पार्क जो है इंडिया के लैंड एरिया का है, मतलब भारत की पूरी भूमि, भारतवर्ष की पूरी भूमि का 1.23% ऑफ लैंड एरिया नेशनल पार्क है। पहला नेशनल पार्क भारत का जिम कॉर्बेट है, उत्तराखंड, 1936 में बना। पहला नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड कौन है? येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो 1 मार्च 1872 में नॉमिनेट किया गया। इसका प्रोटेक्टेड एरिया ज़्यादा है, प्रोटेक्टेड एरिया ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो 1778 में बुंगुड़ खान उल मंगोलिया नेशनल पार्क है। ये सबसे पुराना नेशनल पार्क रिपोर्टेड है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क, देखिए जब नेशनल पार्क की बात आई ना, तो जो रिपोर्टेड नेशनल पार्क बाय यूनेस्को के अंतर्गत आया, वो आया आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क। पर अगर ऐतिहासिक प्रमाणों पे देखें तो सबसे पहला बुगुड खान उल मंगोलिया का नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, हिमिस लद्दाख, 1981, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? ग्रीनलैंड डेनमार्क। ग्रीनलैंड डेनमार्क में आता है, और ग्रीनलैंड उस नेशनल पार्क का नाम है। ग्रीनलैंड नेशनल पार्क ये दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे छोटा नेशनल पार्क इंडिया में जो है वो गुनीडी है, ये तमिलनाडु में है, एक शहर के अंदर छोटा सा है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? मायोनिन, ये साइचिलीज में है, ईस्ट अफ्रीका। न्यूएस्ट, सबसे नया नेशनल पार्क इंडिया का हिमालयन नेशनल पार्क, ये 2018 में बना था इंडिया में। विच कंट्री हैव मैक्सिमम नेशनल पार्क, दुनिया की कौन सी कंट्री है जिसमें मैक्सिमम नेशनल पार्क है? तो ऑस्ट्रेलिया है। गूगल डेटा इसको दिखा रहा है 500, और ऑस्ट्रेलिया में जो विकिपीडिया का डेटा है उनका रिपोर्टेड वो है 685। मैं इसलिए दोनों बता रहा हूँ कि आप दोनों ही कंपैरेटिव देख सकते हैं। कौन से इंडिया का स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम नेशनल पार्क है? मध्य प्रदेश। अब कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर नेशनल पार्क को देखिए। अफ्रीका में 249 नेशनल पार्क है। पूरे एशिया में 985 नेशनल पार्क हैं।
पूरे यूरोप में 474 नेशनल पार्क हैं। पूरे नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में 297 नेशनल पार्क हैं। साउथ अमेरिका में 335 नेशनल पार्क हैं। ओशियानिक कॉन्टिनेंट में 704 नेशनल पार्क हैं। सबसे नया नेशनल पार्क पूरी दुनिया का कौन सा है? उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छा लग रहा होगा। न्यू मैक्सिको वाइट सैंड नेशनल पार्क, ये न्यूएस्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड है, जो दिसंबर 2019 में घोषित किया गया, मैक्सिको में है। फिर इंडिया के पास एक जानकारी की चीज़ आपको बता दें, आपको शायद नहीं मालूम होगा, इंडिया के पास 6 मेराइन नेशनल पार्क हैं। 6 मेराइन नेशनल पार्क हैं, जिसमें से पहला नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी और आपके लिए इंटरेस्टिंग है। इसी तरह की जानकारियों के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ कुछ नई जानकारियों के लिए। हाँ, एक सवाल बच्चे ने पूछा था कि सर बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिफरेंशिएशन आप करिए, तो मैं उसको कर दूंगा, आपके स्लाइड में दिखेगा, आप उसको कॉपी कर लेना, फ़ोटो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई सवाल हो, कोई दिक्कत हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। किसी चीज़ का भी रिगार्डिंग स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, कैरियर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, लॉ के इसमें एनवायरमेंट का जितना पढ़ाया हूँ, कोई भी क्यूरी रहे आप पूछिए। ठीक है, थैंक यू, टू बी कंटिन्यूड। मिलते हैं अपने तीसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।